जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। अब जब हम इस चैप्टर को समझ रहे हैं तो इसमें अब शुरुआत जब देखो कि इसकी शुरुआत वर्ल्ड वॉर से हो रही है और वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को देखेंगे। उसके बाद गांधी जी की हम एंट्री करवा देंगे। गांधी जी की एंट्री करवाते ही उस टाइम पीरियड में नेशनलिज्म कैसे इंडिया के अंदर ग्रो कर रहा है उसके बारे में अच्छे से समझेंगे और मैं गांधी जी के थॉट के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि क्या सोच रहे थे बापू जी उस टाइम पर। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो समझने की चीज है वो ये है कि वर्ल्ड वॉर क्यों दिया हमें इस चैप्टर की शुरुआत में। तो जब हम क्लास 9th पढ़ के आए, क्लास 10th पढ़ के आए, तो क्लास 9th और 10th में आपने देखा होगा कि आपको देखने को मिलता है क्या कि नेशनलिज्म जर्मनी का, फ्रांस का नेशनलिज्म, रशिया का नेशनलिज्म, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब ये सब आपको देखने को मिल रहा है तो यहां पर आपने नोटिस किया होगा कि नेशनलिज्म 1670 सेंचुरी में बहुत अच्छे से बूम कर रहा था। कहां पर? वेस्ट में। कहां पर? वेस्ट में। और बहुत सारे जो हमारे लीडर हैं वो वहां पर जाके इन्फ्लुएंस होते हैं और यहां पर भी नेशनलिज्म की ट्राई करते हैं, क्योंकि जब भी कोई बड़ी लड़ाई हुई है तो उसके पीछे कुछ कॉमन फैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे एक पैसा, दूसरा प्रेम। ठीक है, अब प्रेम किसी भी तरीके का हो सकता है, देश के लिए हो सकता है, घर के लिए हो सकता है, दोस्त के लिए हो सकता है, XYZ के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस चीजों के लिए आपको दो फैक्टर है। कभी कभी झूठ बोल के भी लड़ाई करवाई जाती है, जिसमें हमने देखा था क्या, न्यूज़पेपर का रोल। ठीक है, जो फेक प्रोपोगंडा चला देती थी। फिलोसॉफिकल वॉर भी होती थी, बहुत सारे फिलोसॉफिकल थॉट दिए जाते थे। ठीक है, तो इसके पीछे भी लड़ाई हो जाती है। तो वर्ल्ड वॉर के हमने ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुई। ठीक है, और उसके इंपैक्ट हम देखते हैं। इंपैक्ट क्या पड़ता है? लड़ाई तो करवा दी सर, ठीक है, 14 to 19 के बीच में लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई का कोई इंपैक्ट तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ना। तो उसी के बारे में हम देख रहे हैं। उसी से बाद में गांधी जी, ये खाली एक समझने के लिए है। ठीक है, ये समझने के लिए है, इसके इंपैक्ट के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम नेशनलिज्म पे आ जाएंगे। तो यहां पर आप जब देखोगे तो आपको समझ आएगा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है किस लिए? लड़ाई हो रही है। जब लड़ाई हो रही है तो उसके लिए पैसे तो चाहिए। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पैसे जब चाहिए तो पैसे कहां से आएंगे? पैसे आएंगे कॉमन पब्लिक के पास से। कहां से आएंगे? कॉमन पब्लिक के पास से। कॉमन पब्लिक के पास से कैसे आएंगे? लोन है, जो उसका इंटरेस्ट पे करना है उसको हाई कर दो, पैसे आ गए। ठीक है, इकोनॉमी भी साथ साथ में आ रही है थोड़ी बहुत, तो क्या कह दो, वो हाई कर दो अपना इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और उसके बाद अब ये क्या हाई कर दो? टैक्स हाई कर दो। ठीक है, तो आपकी जेब में पैसे आएंगे। अब फिर जब लगे तो लड़ाई में खर्च करो, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, किसी भी तरीके से करो। तो गवर्नमेंट का मेन ये एक इनकम कैसे जनरेट होता है उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीका अपनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ आएगा कि लोन और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो जिसका पैसा यूज कहाँ पे हो रहा है? जिसका पैसा यूज हो रहा है एक्सपेंडिचर में। कहाँ पे हो रहा है? एक्सपेंडिचर में। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं सेकेंड इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, जब हमने आपको ये पॉइंट रखा कि एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, कहाँ पे? डिफेंस के अंदर। ठीक है, डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसका असर क्या होगा कि आदमी लोगों को फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कर दिया जाता है। उस टाइम पे पहले औरतें गन लेके नहीं जाती थी, या हुआ नहीं मारती थी। ठीक है, तो क्या होता था कि आदमी लोगों को लड़ाई पे भेज दिया जाता था, घर की जिम्मेदारी औरतें उठा लेती थी। ठीक है, इतना याद रखना। इसकी कैसे हम जोड़ते हैं लिंक आपको बताते हैं। आदमी लोगों को लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता था। रूरल एरिया से भी फोर्सफुली आर्मी में, फोर्स के अंदर रिक्रूटमेंट कर दिए जाते थे, उनकी इच्छा होती नहीं थी। तो ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बहुत लोग बेघर हो जाते हैं। ठीक है, रूरल एरिया में वो करते क्या थे? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, जिससे एग्रीकल्चर की क्रॉप प्रोडक्शन घट जाती है। जब उसकी क्रॉप प्रोडक्शन घट जाती है तो क्या आपको देखने को मिलेगा? तो आपको उधर प्राइस हाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बेसिक नीड है, आपकी बेसिक नीड है।
ठीक है, एग्रीकल्चर के क्रॉप, ठीक है, तो वो प्राइस आपको वहां पे हाई देखने को मिल रही है। अब ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है कौन? एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, जिससे बहुत सारी कंपनी को रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाती है और लेबर मिलना बंद हो जाते हैं, तो यहाँ से कंपनी शट डाउन होना स्टार्ट कर देती है। जब कंपनी की शट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो वहां पर आपको बाकी की और भी जो चीजें थी, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि वहां पर उसकी प्राइस हाई हो जाएगी, सप्लाई डाउन हो जाएगी, सप्लाई डाउन, डिमांड हाई, प्राइस हाई, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हार्डशिप देखने को मिल रहा है। अब लो 1 2 का 4, ठीक है, ये आपको यहाँ पर वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट हो गई। स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से पहले हमने डिफेंस में एक्सपेंडिचर करा दिया, अब डिफेंस में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, लड़ाई के लिए आदमी चाहिए, आदमी को फोर्सफुली लड़ाई करने के भेज दिया। अब ये कहाँ पे ज़्यादा फोर्सफुली होता था? रूरल एरिया में। और रूरल एरिया किस पे डिपेंडेंट होते थे? रूरल एरिया डिपेंडेंट होते एग्रीकल्चर पर। जब एग्रीकल्चर में ये हुआ और इसी टाइम पे बीमारी भी फैल गई थी कुछ, है ना, और रूरल एरिया से लोग चले गए लड़ाई करने, तो यहाँ पर जो मेल एग्रीकल्चर में वर्क कर रहा था, उधर से इनके क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहा है, क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है, क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या कि यहाँ पर बाकी जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे हम इंडस्ट्री को, जो आपकी बेसिक नीड को पूरी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट जो भी थे, उनको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको रॉ मटेरियल मिलना बंद हो जाता है, जिससे सप्लाई कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, लेकिन डिमांड उस उतनी की उतनी रह जाए, और डिमांड हाई भी हो जाती है। अब जब डिमांड हाई हो जाती है, उतनी की उतनी रहती है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस यहाँ पर आपको हाई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हार्डशिप देखने को मिल रहा है 1913 टू लेके 1918 के बीच में। यहाँ पर वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट को समझ आ गया। आप किस तरीके से पैरा से लिख सकते हो, मैंने आपको एक सीक्वेंस बता दिया, आपको उसी तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अपने तरीके से आपने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी की, ठीक है। गांधी जी की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह स्टार्ट किया, उससे पहले गांधी जी थे कहाँ, ठीक है, गांधी जी थे कहाँ? तो यहां पर देखो, देख रहे हैं, ठीक है, कि गांधी जी की एंट्री, ठीक है, सलाम गांधी जी, है ना। तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, हिस्ट्री को थोड़ा सा मजाकिया तरीके से समझेंगे और सीरियस होकर भी समझेंगे। जो पॉइंट सीरियस होकर समझ रहे हैं वो सीरियस होकर समझेंगे, और कुछ हंसी मजाक कर देंगे, नहीं तो हिस्ट्री बोरिंग लगने लगेगी आपको, ठीक है। तो हम कुछ मजाकिया कुछ सीरियस तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर मेरे से शायद आपको कोई ठेस पहुंच जाए, तो क्योंकि सबके थॉट अलग अलग हैं, तो अगर ठेस पहुंच जाए तो मैं आपसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ। मैं थोड़ा सा मजाकिया तरीके से, थोड़ा सा सीरियस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब गांधी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सलाम गांधी जी। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में से वो लड़ रहे थे, किस चीज के लिए लड़ रहे? ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट की वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पर अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल की थी, केस फाइल की, वहां पे लड़े, जीत गए, और उसके बाद कहा जब मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो मैं इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? तो वो इंडिया आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? वो आ जाते हैं इंडिया। जब वो इंडिया आ जाते हैं तो टू इंडिया में आ गए, ठीक है, 1915 के टाइम पे, 1915 के टाइम पे आ जाते हैं। उसके बाद अलग अलग वो रिसर्च करते हैं, वो अपना गुरु बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी थॉट के बारे में हम समझते हैं, क्या थॉट के बारे में समझते हैं कि गांधी जी के थॉट थे क्या, ठीक है। तो व्हाट इज सत्याग्रह, क्या समझते हैं? व्हाट इज सत्याग्रह? ट्रूथ एंड ट्रूथ की सच्चाई को ढूंढो, उसकी जरूरत क्या है, उसके बारे में गांधी जी बता रहे थे कि पावर ऑफ ट्रूथ, ठीक है, और उसको ढूंढो, उसको जानो, सच की पावर क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखोगे तो समझ आएगा आपको, ठीक है, दिख रहा है, ये देखो, द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर इट, ठीक है, उसको ढूंढो। उसके बाद कह रहा है क्या कि नॉन वायलेंस को वो विश्वास करते थे, कौन? गांधी जी, कि लड़ाई वड़ाई मत करो, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों, ठीक है। तो पहले ये बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले जब गांधी जी की एंट्री नहीं हुई थी ना, उससे पहले देश प्रेम कहीं ना कहीं बढ़ चुका था, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई कर रहा था। तो गांधी जी कह रहे आपस में प्रेम करो, देश प्रेम, गांधी जी ने कहा गाना है, ठीक है, लेकिन ये मजाक के तौर पे जो समझ रहे हैं वो। यहाँ पर देख रहे हैं एम क्या है। एम जब आप देख पा रहे होगे
तो यहाँ पर आपको दिख रहेगा, ठीक है, कि भाई इनकी मोरल तरीके से उनको चेंज किया जाए, है ना। फोर्सफुली फिजिकली उन पे असर करके हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एग्रेशन से हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम हार्ट से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हृदय परिवर्तन करो। क्या? हृदय परिवर्तन करो, ठीक है। आप ऐसे भी किसी को नहीं बदल सकते, आप उसका दिल बदलो, ठीक है, तब उसके अपने आप में सोच बदल जाएगी। तो गांधी जी दिल बदलने की बात कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी का मेन फेवरेट सब्जेक्ट था बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं गांधी जी की जब एंट्री होती है, मैं आपको समझा दूंगा, आप उसको अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं गांधी जी जब 1915 में एंट्री उनकी होती है, कहाँ पे? 1915 में एंट्री होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने शुरुआत चंपारण से की, ठीक है। उन्होंने कहाँ से की? चंपारण से की। चंपारण में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था, चंपारण में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा था। गांधी जी को उनके गुरुजी ने कहा था कि आपको अगर इंडिया को जानना है अच्छे से, तो आप एक बार भारत को देख लो, क्योंकि भारत कैसा है। गांधी जी घूम रहे थे, भारत देख रहे थे, भारत की पॉलिटिक्स को समझ रहे थे, और उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था स्टार्ट कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। वो ऐसे चलते फिरते जाते और बिहार पहुंच जाते हैं, और बिहार से ही उनकी क्रांति शुरू हो जाती है, जहां पर चंपारण इनका पहला मूवमेंट होता है, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह कह रहे हैं 1917 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1917 से स्टार्ट हो रहा है बिहार के अंदर, बिहार में ये स्टार्ट हो रहा है। इसका जो मेन पोर्शन होता है, वो पॉइंट होता है, वो है इंडिगो की फार्मिंग। किसकी? इंडिगो की फार्मिंग। इंडिगो की फार्मिंग के अगेंस्ट बहुत सारे फार्मर होते हैं, वो प्रोटेस्ट करते ब्रिटिशर के अगेंस्ट, ठीक है। ब्रिटिशर को कहते हैं कि भाई आप जो टैक्स ले रहे हो बहुत ज्यादा ले रहे हो, और इंडिगो की फार्मिंग करने से हमारी जमीन खराब होती है और जबरदस्ती करवा रहे हो आप, ठीक है। उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं, गांधी जी सपोर्ट करते हैं, और गांधी जी सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। अब गांधी जी का नाम हो गया, ठीक है, गांधी जी का नाम हो गया कि अरे कौनो बंदा आए थे, लड़े थे ब्रिटिशर के अगेंस्ट, हमारे साथ मिल गए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, नाम फेमस हो गया, साउथ अफ्रीका में नाम कमा के तो आए ही थे, इंडिया के अंदर, बिहार के अंदर नाम कमा लिया। अब वो कहते हैं भाई अपना नाम तो हो गया अभी, लेकिन वो किक नहीं मिल रही और मुझे नाम कमाना है। गांधी जी को अभी तक कोई नहीं जान रहा है ज्यादा। एक नाम था कि कोई गांधी जी हैं जो साउथ अफ्रीका में लड़के आए हैं, चंपारण में लड़ा, थोड़ा सा और फेम मिला। फिर इसके बाद वो ट्राई करते हैं कहाँ पर, दूसरा प्लेटफॉर्म चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रेट लीडर बनना था, ठीक है। तो यहाँ पर वो अलग अलग प्लेटफॉर्म उनको मिलता है सीक्वेंसेस में, वो देखते हैं कि कहाँ कहाँ हो रहा है। तो उस प्रोटेस्ट में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते करते उनको सपोर्ट करते करते फिर वहाँ से वो नेशनल लीडर बन जाते हैं और बापू बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा अहमदाबाद का, ठीक है, अहमदाबाद का मिल मजदूर का, ठीक है, जो मिल के मजदूर थे उनके आंदोलन के बारे में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मिल स्ट्राइक है 1918 के अंदर हो रहा है, कहाँ पर? गुजरात के अंदर। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आप उसको रीड करोगे तो आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि क्या होता था कि यहाँ पर वेजेस नहीं देते थे इनको, ठीक है, बेटर वेजेस नहीं मिलता था। इन्फ्लेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 आ गया था, इन्फ्लेशन हाई था, और उनके जो अच्छे वेजेस थे वो उनको नहीं मिल रहे थे, इस वजह से। फिर यहाँ पर है कि गांधी का रोल क्या था, वो एडवाइस किया था वर्कर को कि टू स्ट्राइक पीसफुली एंड यूज फास्टिंग एंड टूल टू स्ट्रेंथ द मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी इधर से अपना अनशन व्रत करना स्टार्ट कर देते हैं। वो व्रत तो ऐसे इधर भी करते हैं, लेकिन इधर से वो उनके पास एक हथियार मिल जाता है, जैसे आप लोग करते हो बच्चे, है ना, मम्मी पापा से जिद पूरी करवाने के लिए कि मम्मी मुझे ये सामान चाहिए या पापा मुझे ये सामान चाहिए, नहीं दिला रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर दो, जाओ मैं खाना नहीं खाते, मेरे ये भाई साहब हैं वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना मतलब मम्मी ये बात नहीं मानती, तो क्या कहते हैं कि मम्मी आज खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगी हूँ। वो बहन भी ऐसी, ठीक है। तो ये हाँ भाई हाँ, मान लिया मैंने, तू ऐसी नहीं है, ठीक है। हाँ मैं तो करता था, ठीक है। यहाँ देखते हैं गांधी जी भी कुछ ऐसे ही करते थे, अंग्रेज को मनाने के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अंग्रेज को कोई फर्क नहीं पड़ा, मत खाओ। लेकिन अंग्रेज को बाद में बताऊंगा अंग्रेज को कितना फर्क पड़ा। गांधी जी ने
ये धीरे धीरे कि हाँ, तो गांधी जी ने कहा ठीक है नहीं खाएगा, अंग्रेज को लगा नहीं खाएगा कोई बात नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे गांधी जी के पास एक बहुत बड़ा वेपन तैयार हो जाता है। समझना, आप लोग भी अपने मम्मी के पापा के साथ कैसे वो कहता ना कि इमोशनली गेम खेलते हो, वो सेम गांधी जी भी यहाँ पर वही ट्राई करते हैं। बच्चों वाली जो आइडियोलॉजी है वही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि आउटकम क्या निकलता है कि वर्कर के सिक्योर्ड हो जाते हैं, 35% वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे आपके। ठीक है, सिग्निफिकेंस में देख रहे हो, सोड गांधी जी द मेथड ऑफ सत्याग्रह कुड बी द अप्लाइड फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, अपील फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये हो गया। फिर इसके बाद देख रहे हो कि खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 के अंदर हो रहा है। 1918 के अंदर जो खेड़ा सत्याग्रह हो रहा है, यहाँ पर आप देखो फार्मर वेयर अनएबल टू पे लैंड रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर एंड फेमाइन, द ब्रिटिश स्टिल इंस्टेड द ऑन फुल क्या है ये कलेक्शन। ठीक है, तो गांधी जी को देख रहे हो कि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रॉप फेलियर हो रहा है। रुको पेन स्टार्ट कर दूं मैं बेटा, तो यहाँ कब टिक करना होगा ना कभी कभी, तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, आप आ जाओ इधर मित्र मेरे। हाँ, अब पेन पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि फार्मर वेयर अनएबल टू पे लैंड रेवेन्यू। क्या है? लैंड रेवेन्यू पे करने के लिए वो इतने कैपेबल नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर को चाहिए क्या? रेवेन्यू। अब ये क्या हो रहा है? 1918 कब का टाइम है? वर्ल्ड वॉर 1 का। कहां से पैसे ले रहे? इंडिया से। ये हो गया। फिर इसके बाद क्रॉप फेलियर, क्यों? क्योंकि सब लड़ाई में जा रहे हैं। इंडिया के अंदर लड़ाई से कम लोग गए थे, लेकिन गए थे एक नंबर्स में। क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहा है, क्लाइमेटिकल रीजन भी है, फिर बहुत सारे अलग अलग रीजन है, तो इसमें क्रॉप फेलियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश स्टिल इंस्टीड द फुल कलेक्शन। ठीक है, और इनका एक चाहत थी कि मेरे को फुल कलेक्शन मिले। ठीक है, अब यहाँ पर गांधी जी का रोल क्या था? गांधी जी आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे उसको, किसको? फार्मर के प्रोटेस्ट को। अब यहाँ पर आपको फार्मर प्रोटेस्ट पूछ लेगा, मिल प्रोटेस्ट है, और ये चंपारण इंडिगो की प्रोटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो पीजेंट टू रिफ्यूज पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंटिल देयर डिमांड फॉर रिमेन्स वॉज एक्सेप्टेड। इसके बाद यहाँ पर आउटकम के देखो। ठीक है, आउटकम आपको देखने को मिलेगा, पहले देख लीजिए कि रिफ्यूज करने के लिए कह रहे कि जो भी आप टैक्स ले रहे हो ना, हाँ, उसको बंद कर दो। क्यों? मत लो, मतलब बंद मत कर दो, मत लो। क्यों? क्योंकि भाई आप पहले तो इतनी रेवेन्यू, या फिर उससे कम कर दो। तो कह रहे पहले तो क्रॉप फेलियर हो गए, बेचारों के पास पैसे नहीं है, इनके पास खाने के लिए खुद के पैसे नहीं, और आप उसमें चले रहे हो। आप उनसे कह दो कि आप दोबारा मुझे दे देना, वो दे देंगे, लेकिन अभी के लिए तो छोड़ दो। वो ब्रिटिशर को गांधी जी ने बहुत मनाया। ठीक है, मान भी गए। फिर इसके बाद आउटकम को देख रहे हैं, गवर्नमेंट रिड्यूस रेवेन्यू एंड द सब क्या सस्पेंड कलेक्शन। जो कलेक्शन करना था उसको भी सस्पेंड कर देते, और साथ में जो रेवेन्यू कलेक्ट करना था उसको भी रिड्यूस कर दिया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या देखने को मिलता है गांधी जी के साथ? हमें गांधी जी के साथ देखने को मिल रहा है यूनाइटेड पीजेंट, फार्मर इकट्ठा हो गए, यूनिटी। ओ भाई साहब, इधर ये जो वर्ड है ना, यही मेन वर्ड है, यूनिटी, जो इंडिया में नहीं था, इसलिए इंडिया फ्री नहीं हो पाया। ठीक है, इंडिया 1857 में भी फ्री नहीं होता, कुछ भी कर लो नहीं होता फ्री। क्यों? क्योंकि लड़ाई यूनिटी थी ही नहीं। यूनिटी थी तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, नेशनलिज्म था ही नहीं, तो कहाँ से होगा फ्री होगा? अगर फ्री भी हो जाता तो इंडिया आपको टुकड़े टुकड़े में देखने को मिलता। इंडिया जो आज एक देखने को मिल रहा है नहीं मिलता। ठीक है, और वापस से वही किंग का रूल चलता, अलग अलग किंग चलते हैं और राज चलाते, ऐसा देखने को मिलता। यहाँ पर है यूनाइटेड हो रहे हैं फार्मर अनजस्ट टैक्सेशन के। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग गांधी जी लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ पर ये तीनों को जब हमने देखा, तीनों को देखा, आपको क्या समझ आया? गांधी जी 1915 में एंट्री मारते हैं इंडिया के अंदर, एंट्री मारते हैं, वो इंडिया के टूर पे निकल जाते, देखते कि प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। गांधी जी इतने फेमस अभी भी नहीं है, खाली इतना नाम आ गया था कि कोई गांधी जी है जो साउथ अफ्रीका में केस जीत के आए ब्रिटिशर के अगेंस्ट। ठीक है, तो उनका एक नाम आ गया था, लेकिन इतने फेमस नहीं है। अब ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाते हैं। ठीक है,
अब ये यहाँ पर कहते हैं वो कि जाओ आप थोड़ा इंडिया इंडिया घूमो, आपको पता चलेगा। आए तो बाहर से, कोट पैंट क्या है लड़ने, नहीं हो सकता। अगर इंडिया के लिए लड़ना है, भारत के लिए लड़ना है, हिंदुस्तान के लिए लड़ना है, तो यहाँ की जनता के बारे में सोचो, दिल से सोचो, तो आपको पता चल जाएगा। तो गांधी जी आते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, तो उनको पता चला कि मेरे भारत की जनता आधी भूखी है, आधे बिना कपड़ों के है, तो मैं अपने कपड़े कैसे पहन सकता हूँ। उन्होंने अपने ऊपर की कमीज निकाल दी, कपड़े, और धोती पहन दी, और बिना कपड़ों के एक चद्दर की तरह ओढ़ के चल देते थे। तो वो कनेक्शन था, ठीक है, ये कनेक्शन है। किसी के भी साथ अगर आपको लड़ाई करनी है, तो जो भी आपके साथ है तो उसको फील तो कराना पड़ेगा मैं आपके साथ हूं। अब कैसे होगा, तो उसकी तरह सोचना पड़ेगा या उसकी तरह आपको बनना पड़ेगा, तभी तो आपको साथ देगा, वरना क्यों देगा, है ना। फार्मर के साथ अगर मेरे को, फार्मर के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो फार्मर मेरा सपोर्ट करेंगे, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे फार्मर की नॉलेज, जो एग्रीकल्चर की नॉलेज है वो पता होनी चाहिए पूरी, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। धीरे धीरे मैं अपनी वेशभूषा भी वैसे ही कर लूंगा, ठीक है। तो गांधी जी बहुत माइंडेड थे, बहुत ही शार्प थे, ठीक है। तो ये सब सोचने के बाद उन्होंने चंपारण का उनको पहला प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ पे वो सक्सेस होते हैं। इंडिगो पे जो लड़ाई होती है ना, इंडिगो की फार्मिंग के लिए। फिर इसके बाद आते हैं वो और ढूंढते हैं कि कहाँ कहीं मिल जाए। तो कहते हैं जब हम बिहार के लिए गए थे और गुजरात में आ गए, गुजरात में देखा कि मजदूर भी लड़ाई कर रहे हैं। पहले पकड़ा फार्मर को, ठीक है, जो कॉमर्शियल फार्मिंग करते थे। उसके बाद उन्होंने पकड़ा मिल मिल मजदूर को, ठीक है, तो जो उनकी प्रॉब्लम थी उनको सुना, फिर अनशन वनशन करके, ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने लड़ाई की। लड़ाई करके उसमें भी सक्सेसफुल होते हैं। उनकी मेथड देखना, ठीक है, जो बच्चों वाली बताई उसको मैं समझाता हूँ अभी बाद में। फिर इसके बाद खेड़ा की बात आई थी। खेड़ा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, खेड़ा के अंदर ये क्रॉप फेलियर है, फार्मर के सपोर्ट करते हैं। और कोई भी आज़ादी, आपने 9th का पढ़ा, 10th पढ़ा, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा, मजदूर और फार्मर के बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं, मजदूर और फार्मर के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है, तो इंडिया में जब लड़ाई हो रही थी, आपने देखा था 1857 की, कैसे फ्री होता है, क्योंकि फार्मर नहीं थे, मजदूर नहीं थे, मेजोरिटी इन्हीं की थी, मेजोरिटी इन्हीं की थी। अब इनके लिए नहीं लड़ रहे हो, इनको साथ में नहीं ले रहे हो, ठीक है, इसलिए फ्री नहीं होते। गांधी जी ने इनको समझा, समझ आया, इसलिए वो महात्मा है, बापू है, ठीक है। किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी ने नहीं सोचा था, है ना, गांधी जी ने सोचा। आप सीक्वेंस देख रहे हो ना, यहाँ पर मजदूर है, फार्मर है ना, फिर वो स्टूडेंट पे भी आते हैं, फिर वो खिलाफत में आएंगे, हिंदू मुस्लिम की जो अलग अलग बांटा था उसको भी साथ में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर किस में मानते थे, ब्रिटिशर मानते थे कि तोड़ो राज करो, बांटो राज करो, ठीक है। तो उसमें ब्रिटिशर बिलीव करते थे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। अब इतनी सारी इम्पैक्ट को देख, मतलब ये सब तो समझ लिया, तो इम्पैक्ट क्या है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इम्पैक्ट ब्रॉक्ड ब्रॉक्ड गांधी इनटू नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है। गांधी जी नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हैं, नाम कमा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ नॉन वायलेंट स्ट्रगल अमॉन्ग इंडियंस, ठीक है। अब स्प्रेड करते हैं नॉन वायलेंस को, कि भाई लड़ाई मत करो। इसके पीछे भी गांधी जी की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। अब सब कहते हैं कि गांधी जी तो कमजोर थे, लड़ाई नहीं करते थे। भाई स्टार्टिंग में देखा सत्याग्रह, लड़ाई ना करना ही बहुत बड़ी लड़ाई है, ठीक है। जिसको समझ आ जाए वो समझ आ जाए। लेकिन आजकल के बच्चे देख लो क्या कर रहे हैं, हाँ, वो एनिमल बन रहे हैं रणवीर कपूर, है ना, आगे मेरे पापा को बोल दिया,
मैं मारूंगा, नहीं होता बेटा, है ना। गांधी जी देखना पूरे देश को फ्री करवा लिए थे, किस दम पर, नॉन वायलेंट, है ना। तो लड़ाई ना करना भी बहुत बड़ी लड़ाई है, समझ आया। तो ये समझ लेना प्लीज बच्चों, कि वो मत कहना क्लास के बाहर मिल, स्कूल के बाहर मिल, स्कूल के अंदर हूं तो नहीं मार सकता, है ना। ठीक है, स्कूल के बाहर मिल, तुझे बताता हूं, यही चलता है ना तुम लोग का। तो बंद कर दो। फिर स्कूल के बाहर आता है, फिर अब उसके पास दम नहीं है, दम उसके पास नहीं है, वो कहता है रुक अभी मैं बंदे को बुलाता हूं, भाई बबाल, ठीक है। तो 5 मिनट में ठीक है वो आते हैं भाई साहब, इधर से कुछ गैंग आते हैं और ये कहता है, डायलॉग मारते हैं, टाइम तेरा, लोकेशन तेरा, ठीक है, तू खाली मुझे बता मैं आ जाता हूँ, ठीक है। ये सब डायलॉग मार के आते हैं लड़ाई करने। भाई साहब पढ़ लो, ठीक है, पढ़ लो। मेरी बहनें तो अभी गुंडागर्दी में नहीं उतरी है, उनको तो कुछ अलग ही नशा होता है। वो कहती हैं कि सब कुछ भुला दूंगी, ठीक है, 13-14 की ईयर में कहती है सब भुला कर मुझे आगे बढ़ना है। क्या भुलाओगी बहन? मल्टीप्लाई भुलाओगी, सब्ट्रैक्शन भुलाओगी, हिस्ट्री भुलाओगी, पॉलिटिक्स भुलाओगी, क्या भुलाओगी? किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? ठीक है, तो भाई जो हमारा काम है पढ़ते हैं, पढ़ लो, ठीक है, बाकी लफड़ों में मत पढ़ो। गांधी जी को देख रहे हो ना, पढ़ के इस मुकाम तक पहुंचे थे, देखकर एक्सपीरियंस करके इस मुकाम तक पहुंचे थे। इम्पैक्ट ऑफ दिस मूवमेंट के अंदर हम देख रहे हैं, ये सेकंड पॉइंट हो गया है, क्रिएट कॉन्फिडेंस अमोंग फार्मर वर्कर्स, स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना। अब फार्मर थे, वर्कर थे, उनको पता चल गया उनके हक के बारे में। जब उनके हक के बारे में पता चल गया तो वो अब ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। पहले तो उनको हक ही नहीं पता था कि मैं किसके लिए लड़ूं, किससे लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। यूनिटी आई, गांधी जी ने ये किया। फिर गांधी जी की बात करते हैं, प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर लेटर नेशन वाइड मूवमेंट लाइक नॉन कॉर्पोरेशन 1920 से लेकर 1922, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942, इसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो द रॉलेट एक्ट 1919, क्लियर दिख रहा है? हाँ, शुरू करें। रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में समझते हैं। बहुत बड़ा इंसिडेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। क्या होता था कि ब्रिटिशर इंडिया में सब काम काज चल रहा है बराबर, तो हर एक टाइम पर एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनका रूल और लॉ था उनको एग्जामिन करते थे, और उनको लगता था कि हाँ अब कुछ बदलना है तो बदल देते थे धीरे धीरे, ठीक है। तो 1919 में लड़ाई खत्म हो रही है, वर्ल्ड वॉर भी खत्म होने का टाइम पर आ गया है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रिटिश स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं। वर्ल्ड वॉर क्यों पढ़ रहे थे ये यहाँ पर भी देखो, 1919 में वो स्ट्रांग पोजीशन में आ जाते हैं, वर्ल्ड वॉर जीतने की पोजीशन में आ गए हैं, जीत भी गए हैं। ऐसा समझ लो किसकी मदद से, अमेरिका की मदद से। अमेरिका नहीं होता तो नहीं जीतते ठीक है, अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है उसके लिए ठीक। अब यहाँ पर समझ सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि 1919 का जो एक्ट है उसको एनार्किकल, ऑफिशियली हम क्या कहते हैं, एनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? सर सिडनी रॉलेट, जिसका नाम है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो कि इसको हम किस नाम से जानते हैं ज्यादा? रॉलेट एक्ट के नाम से हम ज्यादा जानते हैं, ठीक है। उस बंदे की टाइटल है, ठीक है, सिडनी रॉलेट नाम हो गया, टाइटल होगा पता नहीं, टाइटल ही होगा, कुछ भी हो सकता है। रॉलेट के नाम से हम जानते थे 1919 के अंदर, है ना। तो ये रहा रॉलेट एक्ट, किसने बनाया? रॉलेट ने बनाया था, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट 1919 में उसने बनाया था, ठीक है। अनार्किकल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, ठीक है। कि इंडिया में कुछ भी लग रहा है, गड़बड़ लग रहा है, पकड़ के जेल में डालो, वैसा ही कुछ था ये। तो यहाँ पर पास्ट होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। अगर कोई इंडियन लीडर अपोज कर रहा है ब्रिटिशर का तो उसको क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे,
यहाँ पर बता रहा है प्रोविजंस क्या था। गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड, डिटेन एंड एनी पर्सन विदाउट एनी ट्रायल फॉर अप टू ईयर, 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे, पूछेंगे नहीं कि गलती क्या थी, है ना। क्या भाई को पसंद, डाल दो जेल में। मतलब ब्रिटिशर आपको पूछेंगे नहीं, आपके हक को नहीं जानेंगे, उनको डाउट हो रहा है कि आप मेरे लिए प्रॉब्लम हो, डाल दूंगा। हर गवर्नमेंट करती है। जो मैं न्यूट्रल होकर थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ ब्रिटिशर की भी बात बोलूंगा, अगर वो ब्रिटिशर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो सोच रहे थे कि भाई मेरी गवर्नमेंट चल रही है, अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या कहते नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो अगर मेरी गवर्नमेंट होती ना तो मैं भी यही करता, कि हाँ पकड़ो डालो जेल में इनको, क्योंकि ये मेरे गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं मेरी पावर को रिड्यूस करने या मेरी पावर को चैलेंज करने की मेरे सामने बात रख रहा है। ठीक है, तो ये यही करेगा ब्रिटिशर। तो वो कहते जेल में डालो, पूछो मत, देश के लिए खतरा है ना, इसलिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि बिना पूछे 2 साल के लिए जेल में डाल देंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद कहते हैं नो राइट टू अपील इन कोर्ट, कोर्ट में अपील करने का कोई राइट नहीं है आपके पास। कहते हैं कि आजकल बोल देते ना कि हाँ आप मेरे वकील से बात कर लीजिए। ठीक है, नहीं, कौन सा वकील भाई, मुझे लगा तू मेरे लिए प्रॉब्लम है, जेल में, है ना, पूछेंगे नहीं। फिर इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल केस के अंदर जूरी की जरूरत पड़ती है, जूरी को बुलाते हैं, लेकिन वो जूरी भी कहता है कि नहीं मिलेंगे, जूरी नहीं मिलेंगे, आप जेल में हो, बस मेरे लिए प्रॉब्लम हो इसलिए जेल में हो। ब्रिटिशर ने इसलिए जेल में डाल दिया था। ठीक है, यहां पर बात करते हैं सेंसरशिप, प्रेस, वर्ल्ड वॉर, प्रेस, प्रेस बहुत बड़ा वेपन है किसी भी प्लेस में नेशनलिज्म को बढ़ाने में, बहुत हेल्पफुल होता है, फेक न्यूज फैला देगा। ठीक है, आजकल गोदी मीडिया और पप्पू मीडिया बहुत चल रहे हैं। ठीक है, तो लोग चला रहे हैं न्यूज वाले, कुछ इनके सपोर्टर बन जाते हैं, कुछ इनके सपोर्टर बन जाते हैं, जो मीडिया का जो मेन रोल है वो कहीं ना कहीं हट गया है। यहां पर ब्रिटिशर को लगता था कि ये हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, जिससे मेरी पावर, जिससे मेरी गवर्नमेंट हिल जाएगी, तो इनको बंद करो, ये बक 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 कर रहे हैं। ब्रिटिशर के वहां पर वही हो रहा था ना, तो उनको आइडिया है, तो इनको बंद करो, प्रेस को बंद किया, लीडर को जेल में डाल दिया। कौन पावरफुल, फार्मर, फार्मर इतने यूनिटी है ही नहीं, राजा यूनिटी नहीं है, लीडर कौन है, हाँ उनको भी तो जेल में डाल दिया। ये रहा, देख रहे हो किस तरीके से किसी भी लोगों को आप गुलाम बना सकते हो। ठीक है, तो उनको हक मत जानने दो, उनको उनके हक जानने ना दो। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको जेल में डालो, मैं भी होता तो जेल में डालता। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, जेल में डाल देता। तो ये चीजें हैं, मैं गवर्नमेंट होता, ब्रिटिश का होता, या मैं गवर्नमेंट में बैठा होता तो मैं भी यही कुछ करता, ऐसा ही आप भी होते तो आप भी यही करते हैं। लेकिन मैं इंडियन की तरफ से सोचता हूं तो यार मेरे साथ खराब है, क्योंकि मेरा देश इसलिए खराब है, मेरे देश में कोई दूसरा आके राज कर रहा है इसलिए खराब है ना। बाकी मैं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो कहीं ना कहीं राइट है ना। इंडियन का, ठीक है, रिएक्शन की बात करें तो इंडियन इसे ब्लैक एक्ट कहते थे। ठीक है, ब्लैक एक्ट कहते थे इसको, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इनके जो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, एक्सप्रेशन और लिबर्टी, उनको क्या कर दिया जाता था, उनको कर्ब्ड कर दिया जाता था। ठीक है, उनको कर्ब्ड कर दिया जाता, दबा दिया जाता था, और मतलब अवॉइड कर दिया जाता था। कौन से फंडामेंटल राइट, कौन से तुम्हारे, कौन से फंडामेंटल राइट, कौन से अधिकार, यहाँ पे जज भी में, कानून भी में, पुलिस भी में, क्या कर लोगे मेरा, वैसा कुछ ब्रिटिशर बिहेव कर रहे थे। कौन से एक्ट में, रॉलेट एक्ट में। फिर यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि
लॉन्च, गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट 1990। अभी गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, है ना, आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मान जाओ मेरे बाबू, मान जाओ। ठीक है, बाबू बाबू बापू बाबू को मना रहे थे, ठीक है। तो गांधी जी कह रहे हैं मान जाओ, मान जाओ। ब्रिटिशर कह रहे हैं मैं नहीं मानूंगा, जाओ कुछ भी कर लो मैं नहीं मानूंगा। ब्रिटिशर ने ऐसा ही कुछ किया, ठीक है, वो लॉन्च कर दिए थे। अभी गांधी जी की पावर उनको पता नहीं थी, उनको लगता था क्या करेगा ये, खाना नहीं खाएगा, है ना। अभी बहुत खतरनाक खेल होने वाला है, खाना ना खाने वाला। ब्रिटिशर को ये समझ ही नहीं आया था, ठीक है। ठीक है बेटा, खाना नहीं खा रहा है, कुछ नहीं, पता चलेगा, ठीक है। तो दिस वॉज द फर्स्ट ऑल इंडियन मूवमेंट लेड बाय गांधी जी, ठीक है। ये पहला ऑल इंडिया मूवमेंट है, क्योंकि ये ना कोई मजदूर का था, ना कोई फार्मर का था, ना कोई लीडर का था, ये तो हर किसी के लिए था। ब्रिटिशर को लगा जेल में डाल दो, सही बात था। हम्म, वो को कहते ना, राजा को पसंद वो रानी, चाहे अंधी हो या कानी। ब्रिटिशर को लगा कि ये गद्दार है या प्रॉब्लम है, डाल दो जेल में, ठीक है। और इसके बाद गांधी जी अलग अलग जो सत्याग्रह कर रहे थे, ऑल इंडिया मूवमेंट पूरे इंडिया के अंदर ये चल रहा है। गांधी जी को एक प्लेटफॉर्म अच्छा खासा मिल गया है 1919 में, ठीक है ना। 1919 में गांधी जी को सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, कौन सा, रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं गांधी जी। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे तो हड़ताल, स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर इसके बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लेस अक्रॉस इंडिया, इंडिया के अलग अलग जगह पे जा जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें सिखा है झांकी हिंदुस्तान की, जिस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग की बात करते हैं 1919 में। अब जो एक्ट बना था वही तो जलियांवाला बाग में देखने को मिलेगा, ठीक है, वही जलियांवाला बाग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जब आपने देखा कि एक्ट बना, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, सत्याग्रह हो रहा है, ऑल इंडिया मूवमेंट है ये, ठीक है। अब पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर कुछ हो रहा है, ऐसा न्यूज ब्रिटिशर को मिल गया। जलियांवाला बाग जो इंडिया के लिए कहते ना कि कभी ना भूलने वाली ये ऐसी एक घटना है, जो एक मूवी है सरदार उधम सिंह, जिसमें विक्की कौशल ने बहुत अच्छा सा रोल प्ले किया है। उस मूवी के अंदर सीन देखा है मैंने, और जब भी वो सीन मैंने देखा है, कहते ना कि रूहें कांप जाती है, और वो सीन याद करके जैसे लगता है कि बस कि मिले ना अंग्रेज मार दो। ठीक है, मार दो। लेकिन क्या बोलूँ अब, बहुत ही अलग ही सीन है। देखा नहीं, बच्चा बूढ़ा मार दिया गोलियों से। गांधी जी भी विश्वास नहीं कर रहे थे ये चीज का, गांधी जी भी विश्वास नहीं कर रहे थे कि ब्रिटिशर हमारे साथ कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। और उनका ब्रिटिशर से विश्वास उठ जाता है। वो कहते हैं प्यार से मना लेंगे, प्यार से मना लेंगे। वो कहते हैं वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ठीक है मैं अपने बंदे भेज रहा हूं, लेकिन तुम मुझसे इतना वादा कर कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तुम मुझे फ्रीली रहने दोगे, डोमिनियन स्टेटस दे दोगे, या मैं आजाद हो जा कर दोगे। ऐसा कुछ बातें चलती है। कहते मैं सपोर्ट कर रहा तो शायद तुम हमें सपोर्ट करोगे, सिंपल। मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा तुम मुझे सपोर्ट करेंगे, ऐसा गांधी जी का सोचना था, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने यहाँ पे धोखा खा लिया, है ना, बाबू ने धोखा कर दिया, ठीक है, बापू के साथ। तो ये जलियांवाला बाग जो था, सीन देख लेना कभी भी आप, बहुत अच्छा सीन है, ठीक है। अब यहां पर कुछ जलियांवाला के इंसिडेंट है, मैं आपको बता देता हूं कि रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे ओवर इंडिया में। 1919 के इंडियन वेयर प्रोटेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट अनजस्ट लॉ, पूरे इंडिया की बात हो रही है।
13 अप्रैल 1919 को फेस्टिवल होता है बैसाखी का। किसका? बैसाखी का फेस्टिवल होता है। ठीक है, बैसाखी का, हाँ बैसाखी का फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। इसमें थाउजेंड्स मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ठीक है, सब इकट्ठा होता है। कहां पर? जलियांवाला बाग, अमृतसर में, प्रोटेस्ट एंड ऑल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल। आजादी के पीछे फेस्टिवल, फेयर, ठीक है, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भक्ति आंदोलन, ठीक है, सूफी आंदोलन, ये सब भी आप देखे होंगे हिस्ट्री में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कभी कभी लोग जाते थे ढोल नगाड़े के साथ नौटंकी प्ले करते थे, वो भी फ्रीडम का एक बहुत छोटा सा, क्या था ना, या बड़ा सा एक एक्टिविटी है। तो लोगों को इकट्ठा करना है। ब्रिटिशर ने लॉ पास कर दिया कि अगर 2-3 से ज्यादा ग्रुप में कोई दिख रहा है, पकड़ के जेल में डाल दो, या हमारे अगेंस्ट वो साजिश कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट वो साजिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर फेस्टिवल के नाम पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ को इकट्ठा करना फेस्टिवल के नाम पर, और ये लोग भी अनजान थे, इनको पता नहीं था कि हमें ब्रिटिशर के अगेंस्ट है। लोग फेस्टिवल के लिए, तो कुछ लोग ब्रिटिशर के प्रोटेस्ट के लिए भी आए थे। 2 ग्रुप में लोग बटे हुए थे। वहां पर गए तो कुछ लोगों ने वहां पर बताया कि ब्रिटिशर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमें किस तरीके से इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है, देश को आजाद कराना है। ठीक है, ब्रिटिशर को कहीं ना कहीं ये न्यूज मिल गई थी, ब्रिटिशर को कहीं ना कहीं ये न्यूज मिल गई थी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे अगेंस्ट बहुत बड़ा एक ग्रुप जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुआ है, तो उसे अगर हम रोकते नहीं हैं तो शायद भविष्य में, फ्यूचर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल सकता है, लड़ाई देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस एक्ट के अगेंस्ट, तो इनको अभी ही दबा दो। सांप अपना सिर उठा रहा है, जब तक वो डंक मारे तब तक उसको मार दो। ये ब्रिटिशर ऐसा सोच रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर ने क्या किया, जनरल डायर करके इनका एक ब्रिटिशर ऑफिसर था, उसको ऐसा न्यूज मिलता है, वो तुरंत अपनी, क्या कहते हैं, फौज लेके पहुंच जाता है जलियांवाला बाग में। अब जलियांवाला बाग कैसा था कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वॉल बनी हुई है, एक ही एंट्री और एग्जिट होती है, वहां से पूरी फोर्स एंट्री होती है, ऐसे आई, ऐसे कवर हो गई, पब्लिक बैठी है। कुछ बंदे थे जो लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, मतलब सेलिब्रेट कर रहे थे फेस्टिवल, और समझा भी रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें ब्रिटिशर के अगेंस्ट लड़ना चाहिए। अब ये सब सीन हो रहा है, ठीक है, लोग अपने मजे में भी थे। ठीक, अब यहां पर जनरल डायर ने कवर कर लिया और ऑर्डर दिया, मारो इनको। ठीक है, गोली चलाने वाले भी इंडियन, गोली से मरने वाली भी इंडियन। ठीक है, गोली चलाने वाले इंडियन, मरने वाले इंडियन, मारने वाला ब्रिटिशर। ठीक है, पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो ये चीजें यहां पर हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बूढ़ा, बच्चा, औरत, मर्द, किसी को नहीं देख रहे, मार देते हैं गोली से, जान चली जाती है। पेट पे चढ़ रहा है, किसी की बॉडी पार्ट अलग हो जा रहा है, कुएं में कुछ लोग बचने के लिए कुएं में कूदते हैं, और कुछ लोग दब कुछ के मर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मरते हैं यहाँ पर। ये तो नंबर्स बहुत गलत दिए होंगे, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। ये नंबर गवर्नमेंट है ब्रिटिश डेटा के हिसाब से दिया होगा, ये नंबर बहुत गलत हो सकता है, इससे भी ज्यादा मरे थे, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, विदाउट एनी वार्निंग ही ऑर्डर्ड फायरिंग ऑन द अंडर अनआर्म्ड क्राउड। ठीक है, जिसके पास हथियार नहीं था, निहत्थे थे, उनको भी दे देते हैं,
तुम्हें बता देते, है ना, वो लेकिन वो देते नहीं। फिर द ओनली एग्जिस्ट वेयर ब्लॉक्ड सो पीपल कुड नॉट एक्सेप्ट, है ना, कहीं भाग नहीं सकते थे। ऑफिशियली ब्रिटिश रिकॉर्ड रिपोर्टेड अबाउट 379 किल्ड एंड 1200 इंजर्ड। ठीक है, झूठे हैं ये, ठीक है, झूठे हैं। क्लेम्ड द नंबर वॉज मच हायर, ऐसा कहते हैं बहुत, इससे भी ज्यादा था नंबर। अब एक चीज देख रहे हो आप, फोर्स ने लड़ाई की, ब्रिटिशर ने ऑर्डर दिया, बहुत लोग मारे गए। सेम ऐसा ही एक मूवमेंट होता है 1905 के अंदर, ठीक है, जो हमने देखा था कहां पर, रसिया में, रसिया में हुआ एक मूवमेंट, ब्लडी संडे, सेम वैसा ही था कुछ यहां पर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। एक बात कह देता हूं, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, बस थोड़ा सा मेकअप चेहरा बदल कर एंट्री मारती है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट होती है, किरदार बदल जाते हैं, कहानी वही की वही रहती है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या हो रहा है कि भाई साहब पूरा देश सदमे में आ गया, डर गया, आक्रोश में आ गया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक अवार्ड मिला था ब्रिटिशर के थ्रू, नाइट, क्या है, नाइट हुड, है ना, रॉबिन हुड का भाई नाइट हुड का उनको एक मिला था अपना अवार्ड, उपाधि मिली थी, ठीक है। उसको वो कहते थे वापस दे देते हैं, उनका एक तरीका था प्रोटेस्ट करने का। यहां से एक मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। सपोर्ट मत करो, और जो भी ब्रिटिश कर रहे हैं उसका असहयोग कर दो, सोचो समझो मत वो सही कर रहे गलत कर रहे, बस उनका विरोध करो, क्या, उनका विरोध करो। यही इन्होंने समझ लिया, और यही इसी प्रोसेस में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ठीक है, मैं भी विरोध कर रहा हूं, प्रोटेस्ट कर रहा हूं, इनको मैं उनका जो भी उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया था वो मैं वापस लौटा रहा हूं, है ना। गांधी जी बहुत ही गुस्से में आ गए, गांधी जी को भी गुस्सा आता था, लेकिन उनके पास कंट्रोल करने की पावर थी, कंट्रोल कर रहे थे, और डिसाइड किया द ब्रिटिश रूल हैड लॉस्ट इट्स लेगिटिमेसी, ठीक है। ब्रिटिश रूल के जो सिद्धांत थे वो ब्रिटिशर ने उसी को तोड़ दिया, अपने बात पर, अपने सिद्धांतों पर ब्रिटिशर नहीं रहे, ठीक है। ब्रिटिशर अपने बात पर और सिद्धांत पर नहीं रहते हैं, और ये चीजें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ कह रहा था, चलो इसके बाद वाले स्टोरी में कहता हूं, है ना। अभी और आता हूं, वो गांधी जी का वेपन, उसके बारे में समझना था, ठीक है। तो गांधी जी भूखे क्यों रहते थे, आप भी अपने मम्मी पापा के साथ यही करते हो, तो वो उसके मैं समझाता हूं कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। शुरू करें। खिलाफत मूवमेंट 1919 1924 से होता है। सर थोड़ी देर पहले हमने ये देखा, जलियांवाला बाग, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 1924 1919, वर्ल्ड वॉर हो रहा था। फर्स्ट का वर्ल्ड वॉर पता होगा आपको, जर्मनी टर्की, है ना, साथ में थे, ठीक है। जर्मनी हारा, टर्की हारा, ब्रिटिशर का दुश्मन टर्की, दोस्त 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 का दुश्मन अपना, दोस्त का दुश्मन अपना भी दुश्मन, है ना, ऐसे कुछ थिंकिंग चलती है। अलाइड नेशन वर्सेस एक्सिस नेशन, ठीक है, इन लोग की लड़ाई चलती है, कौन जीतता है, हाँ अलाइड जीतता है, कौन हारता है, एक्सिस हारता है, ठीक है। तो यहां पर एक्सिस में टर्की था, टर्की हार गया, ब्रिटिशर ने सोचा कि तुम मेरा विरोध करोगे, यहां पर ब्रिटिशर के नजर में अब
बोलता हूं चलो। 19 ब्रिटिशर जो खिलाफत आंदोलन में देखा होगा, उससे पहले ब्रिटिशर मुस्लिम को सपोर्टिव ज्यादा थे कंपेरेटिवली हिंदू, और उसी थिंकिंग पर उन्होंने मुस्लिम और हिंदू को डिवाइड किया। ठीक है, समझे ना। 1919 में वर्ल्ड वॉर की एंडिंग हो रही है, उधर देख लिया कि टर्की एक कंट्री है जो पूरे मुस्लिम को, खलीफा है वो मुस्लिम को लीड करता है पूरी कम्युनिटी को, तो अगर वो जैसा कहते हैं तो उस तरीके से होता है। खलीफा ने सपोर्ट किया जर्मनी को और अगेंस्ट हुआ ब्रिटिशर के। ठीक है, अब ब्रिटिशर को दिख गया कि इनको हम इतना समझ रहे थे, ये तो हमसे गद्दारी कर बैठे। ठीक है, तो ब्रिटिशर का विश्वास इनसे थोड़ा हिल जाता है। अब ये अपना, ब्रिटिशर क्या ढूंढ रहे हैं, अब अपना दूसरा पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि मैं किसको अब सपोर्ट करूं, कि इनको अब अलग करूं। ब्रिटिशर बहुत होशियार, तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो कोई और सही, है ना, कंट्रोल रहेगा हमारा ही। ठीक है, तुम नहीं तो कोई और ही सही। तो मुस्लिम को फिर 1919 के बाद, 19 वर्ल्ड वॉर के बाद से देखोगे कि आपको ब्रिटिशर थोड़े अब हिंदू की तरफ झुकते दिखेंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लीडर की भी एंट्री होती है, उनकी थॉट की भी एंट्री होती है, बहुत सारे जो क्रांतिकारी लीडर होते हैं वो भी जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर था, जिसे हम टर्की कहते हैं, ठीक है, वो डिफीट हो जाता है ब्रिटिशर से, एंड देयर वाज रूमर अबाउट हार्श पीस ट्रीटी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर खलीफा। ठीक है, जो द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिमों का स्पिरिचुअल हेड था, गुरु था, और गुरु था है। ठीक है, अब ये पोजीशन शायद अभी प्रेजेंट में है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, बट उस टाइम पर इनको, इन पर ऐसी हार्श ट्रीटी इंपोज कर दी गई कि इनकी पावर को खींच लिया गया और कह दिया गया कि अब आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो हमारे थ्रू लिए जाएंगे, आप नहीं लोगे। ठीक है, एक ये कह दिया तो लोगों को लगा भाई धर्म में गवर्नमेंट, ना 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 ना, तो ये कुछ आपको देखने को मिल रहा है। द खलीफा मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, इनके थ्रू ये लॉन्च किया जाता है खलीफा। ठीक है, अब गांधी जी को यहां पर दिखती है अपॉर्चुनिटी, है ना, कहते ना गांधी जी एक, कहते क्या कहूं उसे, कि टाइम को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि कब मुझे किसके साथ रहना है, कब मुझे छोड़ देना है ना। गांधी जी बहुत अच्छे तरीके से समझते थे अगर कि एक सिंगल पसली का आदमी इतना नॉलेज लेके चल रहा है कि कब मुझे इसको साथ में रखना है, कब मुझे जो मैं कर रहा हूं उसे छोड़ देना है। कुछ अभी एक छोड़ देने से बात याद आई, बहुत लोग हैं जो कहते हैं ऐसे आएंगे, ठीक है, बाबा की तरह कुछ मोटिवेशन स्पीकर बन जाएंगे और कहेंगे ये पेन देख रहे हो, पेन, इसको हाथ में होल्ड करोगे कुछ देर के लिए, हाथ दर्द नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस पेन को मैं ऐसे होल्ड करूं 1-2 घंटे के लिए तो फिर ये हाथ दर्द करना स्टार्ट हो जाएगा। मस्त लाइन है। तो कहते हैं कि इसी तरीके से आप बहुत सी चीजों को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखोगे
तो आपको दर्द, पेन होगा। हो भाई, क्या बात कह दी। ठीक है, मैं कहता हूं, गांधी जी कहते हैं होल्ड करो इस दर्द को, इस पेन को, जो भी चीजें हैं, ये सामान है, जो भी चीजें हैं उसको तुम होल्ड करो, है ना, सिचुएशन उसे होल्ड करो। कहां दर्द हो रहा है, करो होल्ड, पोजीशन चेंज कर लो। ठीक है, होल्ड करने से दर्द नहीं होता, पोजीशन से होता है। ठीक है, तो जो मेरे बाबा लोग हैं उन लोग की बात भी थोड़ी सही है, लेकिन जब आपको दर्द हो तो पोजीशन चेंज करो। होल्ड करना है तो कुछ बातों में उससे होल्ड नहीं किया जाता है, और कुछ बातों में होल्ड करो, फायदा होगा। खाली पोजीशन चेंज कर दो, रिश्तों में, दोस्ती यारी में, है ना, कुछ अचीव करना है तब भी ये चीज आप करो, पोजीशन चेंज करो, है ना, होल्ड करके बैठो, दर्द नहीं होगा, है ना। थोड़ी कुछ लोगों को बाउंस जाएगी, हाँ तुझे तो बाउंस ही गई होगी। ठीक है, तो कुछ लोगों को बाउंस जाएगी, हाँ ठीक है, और कुछ लोगों को समझ आएगा। हाँ चलो, तो यहां देखो कि महात्मा गांधी सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी टू यूनिटी हिंदू एंड मुस्लिम। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, हिंदू मुस्लिम को अलग किया जाता है ये थिंकिंग से, और मुस्लिम को ज्यादा सपोर्टिव कर देते हैं, हिंदू के साथ वो भेदभाव करते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मूवमेंट आ जाता है कि गांधी जी को पता था कि देश ऐसे आजाद नहीं होने वाला। देश में फार्मर को मैंने कर दिया एक यूनिटी, फिर क्या कहते हैं, मजदूर को यूनिटी कर दिया, उनकी भी ला दी। अब देश धर्म पर बटा है, देश धर्म पर बटा है। अब धर्म का एक मूवमेंट मिला है, एक्सेप्ट कर लो, लड़ाई भले उधर की हो, आग इंडिया में लगाओ, है ना, क्रांति की ज्वाला इंडिया में भड़काओ। भाई साहब, क्रांति की ज्वाला गांधी जी ने देख लिया, कांग्रेस से अपील करता है कि हम यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं, हिंदू मुस्लिम साथ में यूनिटी में रहेंगे, सपोर्ट करेंगे किसको, हमारी नॉन कॉर्पोरेशन जो मूवमेंट चला रहे हैं वो सपोर्ट करेगा खिलाफत को। ठीक है, एंड स्वराज, खुद खुद का राज, सेल्फ रूल की बात हम करेंगे। गांधी जी का ये डिमांड और ये अपील होता है। ठीक है, अग्री कर जाते हैं लोग अग्री होकर जाते हैं। ठीक है, अब ये आपने देखा गांधी जी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो जलियांवाला बाग का रिजल्ट है, खिलाफत का जो रिजल्ट है वो टर्की ऑटोमन एम्पायर के स्पिरिचुअल हेड के ऊपर हार्श ट्रीटी इंपोज करने की वजह से है। और यहां पर देख रहे हो द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 एम्ड बाइकॉटिंग ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, गुड्स एंड सर्विसेज। और यहां पर कहा जाता है जनवरी 1921 में एम होता है, ठीक है, बाइकॉट करना है, हैशटैग बाइकॉट बॉलीवुड टाइप का कुछ इधर भी हैशटैग चलते हैं, तो हैशटैग चलाते हैं ये लोग, उस टाइम पे हैशटैग नहीं होते थे, तो बाइकआउट कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का, ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश सर्विसेज का, ब्रिटिश की जो भी चीजें होती थी उसका बाइकआउट करो। उन ये क्या मिलेगा फायदा बाइकआउट करने से? भाई साहब, बाइकआउट करने से इकोनॉमी बहुत गंदी तरीके से इंपैक्ट होती, और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर को सेल्फ डाउट आता और वो बैकफुट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना। अब यहां पर खिलाफत हमने समझ लिया, अब समझते हैं मूवमेंट इन टाउन। ठीक है, टाउन में, कंट्री साइड मतलब गांवों में, जंगलों में क्या चल रहा था, असम का एग्जांपल दिया है। ठीक है, स्वराज इन प्लांटेशन, उसके अंदर क्या था, तो इसको समझते हैं। हर जगह के अलग अलग विरोध थे, इनको भी था। तो यहां पर देख रहे हैं मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन बाइकॉटिंग फॉरेन
क्लोथ्स, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, कौन कौन से तरीके से करते हैं। उधर स्वराज की प्लांटेशन हो रही है, देखो यहाँ पर वर्ड्स दा दिख रहा है, कहाँ गया, स्वराज, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट खलीफा एंड स्वराज रूल, ठीक है, स्वराज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। मूवमेंट इन टाउन, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, बाइकआउटिंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, लिकर, सोप्स, पॉक, क्या है, पिकेटेड students and teachers left government school colleges, laws gave up practice, however this solved down due to lack of Indian alternatives, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि जो भी यहां पर बाइकआउट हो रहा था वो टाउन एरिया में हो रहा है। कहां पर हो रहा है, टाउन एरिया में हो रहा है, ठीक है। अब टाउन एरिया के अंदर आपने देखा कि सब कह रहे हैं कि ब्रिटिशर की जितनी भी चीजें हो उसे क्या करो, अवॉइड कर दो, ठीक है। अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, रेडी, अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर उन्होंने ब्रिटिशर की लिकर शॉप पर हमला बोलना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना फोड़ना कुछ स्टार्ट कर देते हैं, दारू पीना बंद कर दिया, ठीक है, कि अंग्रेजी नहीं पियेंगे देसी पियेंगे ठीक है। तो उसके बाद स्टूडेंट और टीचर कहते हैं कि वो मैं पढ़ाई करनी है, वो तो स्टूडेंट तो कहते ही हैं कि मैं पढ़ाई नहीं करनी, उन्हें पढ़ना थोड़ी पसंद है, आधे से ज़्यादा बच्चों को आधे से ज़्यादा बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजों का बाइकआउट किया जाता है और यहाँ पर बाकी चीज़ों का भी बाइकआउट करते हैं, लेकिन आगे देखते हैं उसको, लेकिन वाला पॉइंट आगे देखते हैं थोड़ा सा। रिबेलिएशन इन द कंट्री साइड की बात कर रहे हैं, तो गांव में ट्राइबल एरिया में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पीसेंट्स स्ट्रगल्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड एंड तालुकादार। इनके तो दुश्मनी कोई अलग लग रहे थे, उनको तो पता ही नहीं चला था कि हमारे असली दुश्मन कौन है, ब्रिटिशर है कि हमारे गाँव के लोग ही हैं, जमींदार है, तालुकादार है, कौन है, तो ये पूछते थे कि हमारे दुश्मन कौन है, और उनको दुश्मन दिखता नहीं था, तो जो नजदीक में दिखा उन्हीं पे गुस्सा उतारते, तो गुस्से उतारने लायक है भी ये इंसान, ब्रिटिशर के हिसाब से ये चल रहे थे। और मैं भी शायद उनकी जगह पर तो शायद मैं भी यही करता, लेकिन कुछ लोग होते हैं तो दयावान थे और कुछ लोग थे जो अपने ही फायदा देख रहे थे, है ना। तो ये चीजें समझ आई, तो उनके अगेंस्ट ये लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइक इन द गुडम हिल्स, अगर हम गुडम हिल्स की बात करते हैं, एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, एक ट्राइबल पीजेंट्स है, ये लोग भी अपना विरोध करते थे, एग्जाम्पल दिया है गुडन हिल्स के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, जो एक मतलब क्रांतिकारी थे जिनका नाम है अल्लूरी सीतारामन, ठीक है। आपको अभी स्टैचू भी दिख जाएगी, मोदी जी ने अभी इनको कहते हैं ना कि बहुत सारी इनकी वर्षगांठ और उनकी स्टैचू भी बनवाई हैं, ठीक है। और अल्लूरी सीतारामम राजू जी, ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ क्रांतिकारी थे ट्राइबल एरिया के आंध्र प्रदेश में। अब रिवोल्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, वो विरोध कर रहे थे जो ब्रिटिशर ने लॉ बनाया था, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉपरेशन नहीं करना ब्रिटिशर के साथ, ठीक है। तो यहां पर यही चीज किया जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट नहीं करना है। अब इसके बाद स्वराज इन प्लांटेशन, असम वाले कुछ और ही लड़ाई कर रहे हैं, असम वाले कुछ और ही लड़ाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, बाग में इनको एक जगह पर फिक्स पैक कर दिया गया था कि आप उधर बाहर ना जाओ, लोगों के साथ यूनिटी ना करो, ठीक है। अब ये स्वराज का प्लांटेशन कर रहे हैं अपने एरिया में, तो यहाँ पर उनकी बातें लिखी गई है। वर्कर इन असम प्लांटेशन एंड डिमांड द राइट टू मूव फ्रीली, हमें घूमने फिरने की आज़ादी दो, हमें बंदिशों में मत बांधो, हम आज़ाद परिंदे हैं, हम उड़ना चाह रहे हैं, निखरना चाह रहे हैं, दौड़ना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, गिरना भी चाह रहे हैं और संभलना भी चाह रहे हैं, लेकिन हमें अपनी हालत पर छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रीली एंड आउट ऑफ द एनक्लोज्ड स्पेस एंड द इंटरप्रेटेड स्वराज एज द राइट टू कॉमन विथ कनेक्ट विथ देयर विलेजेस, और गांव के साथ हमारा जोड़ दो, आप हमको हमारी हालत पे छोड़ दो, ठीक है। वाह वाह तो बोल मेरे भाई, बोल, हाँ, ठीक है। चल, विड्रॉल ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं गांधी जी का वेपन, यहां देखते हैं।
गांधी जी को समझते हैं। पहले ये देखते हैं। इन फेब्रुआरी 1922, ठीक है, चौरा चोरी के अंदर, ठीक है, चौरी चौरा, चौरा चोरी कह दो या छौरी छौरा कह दो या चौरी चौरा के अंदर एक इंसिडेंट होता है। गांधी जी नॉन वायलेंस में मानते हैं, यहाँ पे वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट, हाँ, तो वायलेंट के अंदर हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों ने, मतलब भीड़ इकट्ठा होती है और एक पुलिस स्टेशन होता है चौरा चौरी में। उसी पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के साथ जेल में बंद करके आग लगा डाली। अनुपम खेर, नहीं सॉरी, अनु मलिक, आग लगा डाली, आग लगा डाली, आग लगा डाली। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं अरे भैया बंद करो। ठीक, डरपोक टाइप के इंसान थे क्या ये? हाँ, एक तो सब लड़ रहे हैं तो ये कह रहे हैं मुझे नहीं लड़ना, मैं तुम लोग के साथ नहीं हूं। ये क्या है? हाँ, लेकिन सोचते हैं उनकी नजर से वही वाली, होल्ड, पोजीशन चेंज कर दो, होल्ड करते रहो लेकिन पोजीशन चेंज कर दो। ठीक है, तो जो शॉक मिलने वाला है ना, जो पेन मिलने वाला, जब दर्द मिलने वाला, उसका जो रेशियो है वो कम हो जाएगा या फिर वो बदल जाएगा। ठीक है, यही है जो पॉइंट समझाया था ना थोड़ी देर पहले। हाँ, तो यहां पर तो महात्मा गांधी टू कॉल ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एज इट वॉज टर्निंग वायलेंट। ठीक है, अब जो महात्मा गांधी जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला रहे थे उसमें वो विड्रॉ कर लेते हैं और ये पूरा टर्न हो जाता है वायलेंट मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो गांधी जी यहां अपना पोजीशन चेंज कर देते कि भाई अब मुझे नहीं लड़ना। अब गांधी जी के बारे में बता देता हूं क्या सोच रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि गांधी जी अनशन पे बैठ जाते थे। ठीक है, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते। अब आप स्टूडेंट भी कनेक्ट करना और पेरेंट्स, खास पेरेंट्स आप भी समझना कि आपके बच्चे आपके साथ किस तरीके से गेम खेलते हैं, है ना। वो आपको डराते हैं और आप डरते हो तो उसका फायदा उठाते हैं। गांधी जी भी यही कर रहे थे, है ना। और गांधी जी उस अनशन का किस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। गांधी जी अनशन पे बैठते थे देश के लिए। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा, मैं एसी ऑन कर दूं, बहुत गर्मी लग रही है। मैं कह रहा था कि गांधी जी अनशन की बात कर रहे हैं कि गांधी जी अनशन पे जाते थे, है ना, अनशन पे रहते थे। और दूसरी चीज कि उनको भी सिचुएशन में गड़बड़ लगी, वायलेंट होता तो तुरंत कहते भागो भागो, मैं तो नहीं हूं भाई, है ना। अब गांधी जी क्या करते थे, अगर आप देखोगे कभी भी लड़ाई होगी, है ना, तो पहले गांधी जी के बारे में, अनशन के बारे में बताता हूं, फिर लड़ाई के बारे में बताता हूं। गांधी जी भूखे इसलिए रहते थे कि गांधी जी लोगों के इमोशंस में घुसना चाह रहे थे। गांधी जी लोगों के इमोशंस में घुसना चाह रहे थे और लोग गांधी जी की एक आवाज पर मर मिटे। ठीक है, वो गांधी जी चाहते थे। अब गांधी जी अनशन कर रहे हैं, उन्हें पता है कि आजादी आपको लड़ाई से ही मिलेगी, या आपको, उनको बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव है तो अगर सामने वाला बदलेगा, लेकिन आपको लड़ाई से ही आजादी मिलेगी, लेकिन जरूरी है कि जान दो, लड़ाई करवा लो। गांधी जी क्या करते थे कि गांधी जी अनशन पे बैठते थे और ब्रिटिशर डर जाते थे कि अगर ये मर गया बुढ़ऊ तो भाई पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा और जला देगा। क्यों? क्योंकि अब गांधी गांधी नहीं रह गया, अब गांधी आंधी बन गया। ठीक है, अब गांधी आंधी बन गया। अब गांधी का वो जो अनशन था वो अनशन नहीं है, परमाणु बॉम्ब है एक टाइप का। ठीक है, कि गांधी जी की डेथ, अब ब्रिटिशर कह रहे बापू कुछ खा लो वरना आप मरोगे तो सब इकट्ठा होकर हमें मार डालेंगे। तो गांधी जी का ये टारगेट था, लोगों के इमोशंस में घुसना। ठीक है, इसलिए गांधी जी अनशन को बहुत बड़ा वेपन बनाया कि इमोशंस में जाओ और इमोशंस में जाने के बाद
लोगों के जब दिल में पहुंच जाओगे तो अगर गांधी जी को जरा सा भी खरोच आ रहा है तो वहां पर सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे और ये होता है। और 1942 में कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है और गांधी जी कहता है करो या मरो, है ना, कि गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं अब गांधी जी भाग क्यों जाते थे, भगोड़े थे? नहीं, गांधी जी को पता है कि अभी इंडिया के अंदर यूनिटी नहीं आई है, इंडिया का अभी वो टाइम नहीं आया कि यूनिटी देखने को मिले। ठीक है, तो यूनिटी के लिए क्या करते थे कि अगर थोड़ी सी भी लड़ाई हो रही है, अगर हम मान लो कि अभी कहीं किसी जगह पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी जैसे कि एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है, वो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेस्ट के अंदर आप अगर आप देखोगे तो टीचर में यूनिटी नहीं है। ठीक है, टीचर में यूनिटी नहीं है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पढ़ाया होगा, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है। टीचरों में यूनिटी नहीं है, हर कोई अपनी अपनी फेम या जो भी कह दो, जो भी है चीजें, हर किसी की अलग अलग लड़ाई कर रहे हैं। वो रेलवे अलग लड़ रहा है, एसएससी अलग लड़ रहा है, यूपीएससी वाले तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे, जैसा आ ही नहीं रहे। ठीक है, स्टूडेंट की बात हो रही है, जो लड़ाई है ना वो स्टूडेंट की है, स्टूडेंट को इकट्ठा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो जॉब तो चाहिए, सो स्टूडेंट इकट्ठा हो, टीचर भी इकट्ठा हो, क्योंकि टीचर उनके गुरु बन सकते हैं, लीड कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इतने कैपेबल या उनके पास कोई आइडिया नहीं होगी। और ये पावर कहते हैं ना अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड है, इनका आप एक बांध नहीं सकते, और बांधने के लिए एक लीडर चाहिए। अब लीडर ही अपने अपने में लड़ते रहे तो कहां से होगा। ठीक है, गांधी जी को भी ऐसा ही कुछ दिख रहा था, तो वो क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि अभी सिचुएशन नहीं आई है, तो जरा सा भी कुछ होता भाग जाते हैं कि नहीं, मैं वायलेंस के हिसाब के खिलाफ हूं, मुझे वायलेंस नहीं पसंद, है ना, मुझे, मैं नॉन वायलेंट पर्सन, मैं तो अहिंसा में मानता हूं। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं कि भाग जाते हैं? तो वो यही था कि लड़ाई करने गए, थोड़ा सा हार रहे हैं तो भाग जाओ पीछे और वापस से आर्मी लेके आओ, फिर लड़ो। अगर वहां पर अगर थोड़ी सी भी वायलेंट हो जाती है और गांधी जी सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर लड़ाई हो जाएगी, ब्रिटिशर मारेंगे। और गांधी जी जो यूनिटी बनाना चाह रहे हैं, एक लीडर बनना चाह रहे हैं, लोगों की नज़र में सबको साथ में लेके चलना चाह रहे हैं, वहां से गांधी जी हट जाते हैं और पूरा आंदोलन और पूरा नेशनलिज्म था वो टूट जाता है। ठीक है, एसएससी के साथ भी आप इसी तरीके से जोड़ दो। ठीक है, आपके आंदोलन को आप छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा लेके चलो, और यहां पर आप एसएससी का मुद्दा मत उठाओ, ये मुद्दा स्टूडेंट का है, ये मुद्दा स्टूडेंट का है। स्टूडेंट सब साथ में इकट्ठा हो, चाहे वो 12th के हो, चाहे वो कॉलेज के हो, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो यूपीएससी के हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो टेट टाट के हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट है, उन सबको मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि नीट नीट के भी हो चाहे, है ना, क्योंकि बात स्टूडेंट की है। और स्टूडेंट का कोई पार्टी नहीं है, स्टूडेंट का कोई वोट बैंक एक तरफ से नहीं बना है, स्टूडेंट को तो काउंट ही नहीं कर रहे। और स्टूडेंट को काउंट करो, युवा को काउंट करो, तो इंडिया का बहुत बड़ा नंबर्स एक आ जाएगा, जिसपे किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं है। और किसी को लग रहा है कि खुद की एक स्टूडेंट की पार्टी बनानी चाहिए, तो फॉर्म भरो, पार्टी बनाओ, जहां पे स्टूडेंट और युवा की बात होगी। अब उसके अंदर कोई लीडर आए और अपने फायदे के लिए बात करे तो नहीं। ठीक है, क्योंकि कहता है देश तब बहुत अच्छा से विकास करता है जहां पे अनुभवी, है ना, और युवा दोनों लोग साथ में हो। ठीक है, अनुभवी आपको अपने अनुभवों के साथ आपको लेके चलेगा, और युवा के पास वो एनर्जी है उस चीज को पाने की। स्टूडेंट युवा है, टीचर इनके अनुभवी है, प्रोटेस्ट को लीड करें नॉन वायलेंट तरीके से। गवर्नमेंट वायलेंट होगी, गवर्नमेंट वायलेंट होगी, ठीक है, लेकिन आपको लगे कि वायलेंट हो रही है, वापस जाओ, वापस आओ और करो। ठीक है, परमिशन नहीं मिलती, परमिशन वाला मैटर ही नहीं है यहाँ पे, वायलेशन। अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ।
अगर हर जगह पे रैली निकालने के लिए परमिशन थोड़ी चाहिए, किसी चौराहे पे खड़े होने के लिए परमिशन थोड़ी चाहिए। हाँ, प्रोटेस्ट करना है ना। हाँ, 4-5 के ग्रुप में ऐसी जगह पे खड़े हो जाओ जहां पे पब्लिक ज्यादा आती है और वहां पे चार्ट पेपर लेके खड़े हो जाते नॉर्मली, तो आपको लोगों के नजर में आएगा और ये मुद्दा बनेगा। ठीक है, हर एक बस चौराहे, हर एक जगह पर अगर आप इकट्ठा होते हो तो वहां पर लोगों के नजर में आओगे तो लोगों को पता चलेगा। और ये डिजिटली भी होना चाहिए और ऑफलाइन तरीके से भी होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि स्टूडेंट, ठीक है, इकट्ठा हो, आंदोलन करें, क्योंकि आपकी कोई वैल्यू इस कंट्री में या किसी भी कंट्री में स्टूडेंट की वैल्यू कोई नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट इकट्ठा हो, अपनी बातें उठाएं। गांधी जी का ये आपको समझ आ गया होगा क्यों विड्रॉल किया। अब इसके बाद जो है हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत रात हो गई, रात के कुछ 1:30 बज रहे हैं। ठीक है, घर जाते जाते खाना खाते खाते 2 बज जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।